नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को ठेंगा दिखा दिया और उसके बाद उसके साथ ही, बल्कि बाद नहीं, उसके साथ ही उन्होंने दो यू टर्न लिए। उन दोनों यू टर्न की बात करेंगे। पहले राहुल गांधी के साथ क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के साथ क्या हुआ, उसकी बात। जो बात कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी को पहले दिन से नज़र आ रही थी, वो राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को आखिरी दिन तक नज़र नहीं आई। वो बार बार कह रहे थे कि ममता बनर्जी गठबंधन में तालमेल नहीं करेंगी सीटों का, कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन राहुल गांधी बराबर जो है मीडिया से कह रहे थे कि बड़े अच्छे माहौल में बात हो रही है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हो रही है और जल्दी ही सीटों का तालमेल हो जाएगा। हमारी बातचीत जो है वो एडवांस स्टेज पर है। बातचीत कहीं नहीं चल रही थी। ममता बनर्जी सार्वजनिक रूप से कह चुकी थी। पहले उन्होंने ऑफर दिया कि 2 सीट देंगे, जो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है वो 2 सीटें छोड़ देंगे उनके लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 2 सीट भी नहीं देंगे, हम सब 42 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारी जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, हाईकमान है, उसको लग रहा है कि आखिरी मिनट पर ममता बनर्जी समझौता कर लेंगी। लेकिन ऐसा वो करेंगी नहीं और ऐसा ही हुआ। ममता बनर्जी ने रविवार को पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अब उम्मीदवारों की घोषणा कर दी तो एक बात तो उन्होंने ये किया कि राहुल गांधी को बता दिया कि इंडी अलायंस जैसा कुछ नहीं है, मैं इंडी अलायंस को नहीं मानती और इंडी अलायंस में अगर सीपीएम है तब तो बिल्कुल नहीं मानती। ये बात वो पहले दिन से राहुल गांधी को समझा रही हैं कि अगर आप सीपीएम के साथ हमारे पास आएंगे तो हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी को सीपीएम का प्रेम ऐसा था कि उनको दिखाई नहीं दिया। सामने जो लिखा हुआ था, दीवार पर जो इबारत लिखी हुई थी, वो नज़र नहीं आ रही थी कि अगर सीपीएम कांग्रेस के साथ रहेगी तो तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सीटों का तालमेल किसी भी हालत में नहीं होगा। और वही हुआ। तो उन्होंने राहुल गांधी को बताया कि अभी आपको राजनीति में बहुत सीखने की ज़रूरत है, राजनीति के नौसिखुए हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि राजनीति कैसे होती है। अब अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ये काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और भाजपा के और केंद्र सरकार के दबाव में किया, केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में किया, गठबंधन नहीं होने दिया। सवाल ये है कि आपने गठबंधन बने, तालमेल बने, सीटों का तालमेल हो, उसके लिए क्या किया? जितनी बार बातचीत हुई, जैसे ही कांग्रेस ने 2 से ज़्यादा 3 या 4 या 5 सीटों की मांग की, बातचीत टूट गई। संकेत साफ था कि 2 शर्तें थी ममता बनर्जी की, एक सीपीएम से अलग हो जाइए और दूसरा 2 से ज़्यादा सीटें मत मांगिए अगर तालमेल से लड़ना है तो, और उसके अलावा उससे ज़्यादा सीटें चाहिए तो असम में और मेघालय में हमारा साथ दीजिए, हमको भी सीटें दीजिए, तब तालमेल होगा। कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आई। कांग्रेस जो है वो हवा के घोड़े पर सवार थी, खासतौर से राहुल गांधी। उनको लगा कि हम जो कहेंगे ममता बनर्जी वो मानने के लिए मजबूर होंगी। ममता बनर्जी के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। अब बात 2 यू टर्न की है। आपको 2021 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का तो अच्छी तरह याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ममता बनर्जी ने बाहरी कहा था कि ये गुजरात से आए हैं, ये बाहर के लोग हैं, ये पश्चिम बंगाल के लोग नहीं हैं और बाहरी लोग जो है पश्चिम बंगाल पर राज करना चाहते हैं। तो बाहरी लोगों से हमारा कोई तालमेल नहीं होगा, बाहरी लोगों को हम बंगाल में घुसने नहीं देंगे। और उन्हीं बाहरी लोगों को ख़ास तौर से कहा था उन्होंने, और चुनाव में जो गड़बड़ हुई उस सब के लिए कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश से गुंडे बुलाए बीजेपी ने, उन्होंने ये सब गड़बड़ किया। बिहार और उत्तर प्रदेश वाले गड़बड़ कर रहे हैं। उन्हीं बिहार और उत्तर प्रदेश वालों को उन्होंने टिकट दिया। उत्तर प्रदेश से तो नहीं दिया किसी को, लेकिन बिहार से कीर्ति आज़ाद और शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया उन्होंने। और बिहार तक सीमित रही होती तो भी बात समझ में आती, बगल का स्टेट है, लगा हुआ स्टेट है। बिहार और पश्चिम बंगाल के कई ज़िले जो है उनकी सीमा आपस में लगती है, आना जाना है लोगों का, रिश्तेदारी है, व्यापार है, दुकान है, धंधा है, ये सब समझ में आता है। लेकिन गुजरात से
जिन गुजरातियों की इतनी आलोचना कर रही थी, जिनके खिलाफ इतना बोल रही थी, जहर उगल रही थी, उस गुजरात से उनको एक उम्मीदवार लाना पड़ा अधीर रंजन चौधरी का मुकाबला करने के लिए। तो अधीर रंजन चौधरी जो बहरामपुर से लोकसभा सदस्य हैं, उनके खिलाफ ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से यूसुफ पठान को खड़ा किया है। आपको मालूम होगा यूसुफ पठान गुजरात के रहने वाले हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं और कैलकाटा नाइट राइडर्स में आईपीएल में खेल चुके हैं। उनका बंगाल से, कलकत्ता से सिर्फ इतना नाता है। और अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता बनर्जी ने ये इसलिए किया है ताकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो और बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ से जीत जाए। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के दबाव में ये कैंडिडेचर की घोषणा की है यूसुफ पठान के। यूसुफ पठान कहाँ गुजरात और कहाँ बंगाल। यूसुफ पठान का बंगाल में कोई काम नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कभी नौकरी नहीं की, कभी रहे नहीं, केवल आईपीएल में कुछ समय खेले हैं। इस वजह से अगर वो बंगाली हो जाते हैं, इस वजह से अगर उनको अधिकार मिल जाता है बंगाल से चुनाव लड़ने का, तो बाकी लोग अगर लड़ते हैं बिहार से आकर या उत्तर प्रदेश के लोग, तो उसमें क्या गलती है, क्या समस्या है। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में देश के किसी हिस्से से कोई व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ये हमारा संविधान कहता है। तो पहला यू टर्न लिया उन्होंने बाहरी लोगों के खिलाफ, कि बाहरी लोगों को जो है बंगाल में नहीं आने देंगे, बाहरी लोग गड़बड़ कर रहे हैं। और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बाहरी बताया पश्चिम बंगाल में, ये बाहरी लोग आकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। दूसरा यू टर्न लिया उन्होंने, और वो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा बड़ा है। आपको याद होगा 2021 के विधानसभा चुनाव और उससे पहले का दृश्य, जहाँ भी ममता बनर्जी जाती थी और जय श्री राम का नारा लगता था, तो वो पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिलवाती थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में या किसी भी सरकारी कार्यक्रम में, केंद्र सरकार का कोई कार्यक्रम हो, उसमें जय श्री राम का नारा लग जाए तो वो उठकर चली जाती थी उस कार्यक्रम से। जय श्री राम का नारा लगाने वालों से कहती थी कि खाल खिंचवा लेंगे, और उनके खिलाफ लाठीचार्ज होता था, पिटाई होती थी, उनको जेल भेजा जाता था, रामनवमी के जुलूस पर हमला होता था। ये सब कुछ ममता बनर्जी की देख रेख में उनके शासनकाल में हुआ। और ममता बनर्जी हमेशा जो आक्रमणकारी हैं उन्हीं का साथ देती रहीं, उन्हीं का पक्ष लेती रहीं। पश्चिम बंगाल में पहली बार हुआ है कि ममता बनर्जी ने रामनवमी पर सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। इस परिवर्तन को छोटा मोटा मत समझिए, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, ख़ास तौर से ममता बनर्जी की राजनीति में। ये असर है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की और भगवान राम की जो प्रतिमा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से बने माहौल की। बंगाल उससे अछूता नहीं है, ये ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो बात कहे गए थे कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोई कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। तो बहुत प्रिय हो जो को उसका भी त्याग कर दीजिए अगर उसके लिए राम और वैदेही यानी राम और माता सीता प्रिय नहीं है तो ये संदेश जो है बंगाल में नीचे तक चला गया है, जिसकी गूंज ममता बनर्जी को सुनाई दे रही है। तो अयोध्या और राम दोनों की गूंज पश्चिम बंगाल में सुनाई दे रही है और उससे ममता बनर्जी परेशान हैं, क्योंकि उनके लिए समस्या ये है कि अगर वो राम मंदिर के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ हमलावर नहीं रहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाफ नहीं बोलती हैं, जहर नहीं उगलती हैं, तो उनका जो मुस्लिम मतदाता है वो संतुष्ट नहीं होता है। तो अब उनके सामने बड़ी मुश्किल है कि अपने मुस्लिम मतदाता को अगर संतुष्ट करें तो हिंदू मतदाता एकजुट न हो जाए, गोलबंद न हो जाए, इसका डर है उन्हें। दूसरा डर उन्हें सीए का, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जब ये घोषणा की है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पहले सीए के नियमों की अधिसूचना जारी हो जाएगी, सीए के नियम बन जाएंगे, तो मान लेना चाहिए कि बन जाएंगे। इसके लिए जो केंद्रीय स्तर पर एक पोर्टल बनना था वो बन चुका है और उसकी प्रक्रिया कब शुरू हो जाएगी कह नहीं सकते, लेकिन इस हफ्ते वो प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि शायद 14 मार्च को
चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। हालांकि बीच में समस्या आ गई है कि एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब चुनाव आयोग में 3 की जगह एक ही राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वही बचे हुए हैं। और अब जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करेगी और राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करेंगी। ये मैं मानकर चल रहा हूँ ये सब काम जो है चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले होगी। तो पश्चिम बंगाल की चुनावी हवा बदल रही है। ममता बनर्जी को ये समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी को साथ लेने से उनका नुकसान ज़्यादा होगा। राम मंदिर का जिस तरह से और जितने लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है, ममता बनर्जी ने भी नहीं किया है। ममता बनर्जी अपने स्थानीय कारणों से चुनाव के समय ऐसा करती रही हैं ज़्यादातर समय, लेकिन कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का विरोध कई दशकों से कर रही है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दे चुकी है कि राम काल्पनिक हैं, राम कोई वास्तविक चरित्र नहीं हैं। और ये एफिडेविट जो है यूपीए की केंद्र सरकार ने दिया था सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु के संबंध में। और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के रास्ते में हमेशा कांग्रेस पार्टी रोड़ा अटकाती रही है। तो राम विरोधी पार्टी के रूप में चिन्हित है कांग्रेस पार्टी। उस पार्टी के साथ जाने का ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि नुकसान होगा, भले ही सिर्फ 2 सीटें दें। अगर 2 सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी मान जाती तो मुझे लगता है तब भी वो समझौता नहीं करती कांग्रेस पार्टी से। उसके 2 कारण हैं, एक कांग्रेस पार्टी का राम विरोधी चरित्र और दूसरा सीपीएम का साथ होना। ये 2 ऐसे नेगेटिव पॉइंट हैं जिनके कारण ममता बनर्जी ने पहले से तय कर रखा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाना है, तालमेल नहीं करना है। तो जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ है, ममता बनर्जी ने जिस तरह से एक तरफा 42 की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, उसके बाद इंडी अलायंस की केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी है उसके खत्म होने की। वो कहीं बचा नहीं है, केवल बिहार में और महाराष्ट्र में जहां अभी तक सीटों का तालमेल नहीं हुआ है, सीटों के तालमेल तक बना रहेगा ये दिखाई दे रहा है। लेकिन सीटों के तालमेल की बात जब आखिरी स्टेज पर पहुंचेगी या सीटों का तालमेल का फैसला होगा तब तक बना रहेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन ममता बनर्जी ने इंडी अलायंस के समापन की एक तरह से अनौपचारिक घोषणा कर दी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।